इन दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जिस तरह की आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम डेट दे दिया था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें कि आपको अगर 30 नंबर आ रहा है जिसमें, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा मानी जाएगी। इसमें हिस्ट्री, भूगोल और विज्ञान और अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र और साइंस के सभी के क्वेश्चन दिए गए हैं। कल हमने इसका एक पार्ट करवाया था, थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन आज वैसा कोई भी चीज नहीं है। ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 आज आपका होने वाला है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लग गया होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था। देखिए, जो भी आरपीएफ एसआई का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ये रामबाण साबित होगा। और दोस्तों, सभी को आंसर भी बताते जाना है कि इसका आंसर ये होगा, ताकि आपको भी पता चले कि कितना नंबर आपका आ पाया। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था। तो तीनों भागों में विभाजित था, वो ऐसा कौन सा नगर था दोस्तों? तो धोलावीरा था। कौन था दोस्तों? धोलावीरा था। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखेगा। ये लोथल देखिए कहाँ पर है, तो लोथल आपको पता रहनी चाहिए कि ये गुजरात में है। और गुजरात में ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर है। क्या दोस्तों? भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यहाँ पर याद रखिएगा जूते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। क्या बोलिएगा? जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले थे? तो याद रखिएगा कालीबंगा में। और ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है। धौलावीरा भी कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है। यानी कि एलिफेंटा का जो गुफा है, इसके मतलब किस धर्म का मंदिर है, यहाँ पर बोला गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। क्या दोस्तों? भगवान शिव का। एक याद रखिएगा एलोरा का गुफा है। क्या होता है दोस्तों? एलोरा का गुफा है। ठीक है, एलोरा का गुफा है। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और इसको बनाया था किसने? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट बंद ने। कौन दोस्तों? राष्ट्रकूट बंद ने बनाया था, राष्ट्रकूट वंश ने। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, यह भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो जाएगा दंती दुर्ग। क्या बोलिएगा? दंती दुर्ग। ठीक है, तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में, यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में पहले गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि बोल रहा है ऐसा कौन सा कार्यक्रम था जिसमें कि गांधी और इरविन समझौता हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको पता होगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को। कब दोस्तों? 5 मार्च 1931 को। तो अब यहाँ से आपको डेट पता चल जाएगा। देखिए, एक दोस्तों आया था क्या, साइमन कमीशन। यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। एक दोस्तों साइमन कमीशन आया था कब दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था नवंबर 1927 में। और ये भारत आए थे कब? 1928 में। जिसमें कि भारत में इसका विरोध किया गया। इसमें भी एक भी मतलब बोल सकते हैं भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसका इसलिए विरोध किया गया। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा इसी को लेकर 1930 में ये अपना रिपोर्ट दिया फिर से। और इसी को रिपोर्ट को मतलब कि विचार विमर्श करने के लिए लंदन में 3 गोल सम्मेलन बुलाए गए। जिसमें कि दोस्तों प्रथम गोल सम्मेलन और द्वितीय गोल सम्मेलन और तृतीय गोल सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोल सम्मेलन की बात करेगा तो 1930 में हुआ था। द्वितीय गोल सम्मेलन 1931 में हुआ था। और तृतीय गोल नंबर मतलब बोल सकते हैं गोल में सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें तीनों में जो भाग लिया था वो ऐसा प्रतिनिधि कौन था? याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कि कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी लिए थे। और इसी में दोस्तों गांधी इरविन समझौता के कारण ही याद रखिएगा द्वितीय गोल सम्मेलन में जो महात्मा गांधी भाग लिए थे। और इसमें याद रखिएगा 11 सूत्री दिया था। याद रखिएगा जिसमें कि इरविन ने जो है 11 सूत्री को मांग लिया था। 11 तरीके से मांग किया था, जिसमें कि इरविन ने जो है 11 तरीका को मांग लिया था। इसीलिए गांधी जी द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो यहां से ये चीज ध्यान हो गया। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1916 में हुआ था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजमूदार ने। क्या बोलिएगा? अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिल गया। ये 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें दोस्तों याद रखिएगा मुस्लिम लीग। क्या बोलिएगा दोस्तों? मुस्लिम लीग। और दोस्तों इसमें बोल सकते हैं नरम दल और गरम दल दोनों सम्मिलित रूप से एक हो गए, जो कि 1907 में अलग हुए थे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये दोस्तों तमिलनाडु में किया था, और इधर अगर आप झारखंड सीजीएल का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर आता है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह की बात कीजिएगा तो यहाँ पर एक डेट आपको याद रखना है दोस्तों, क्या 12 मार्च 1930। क्या दोस्तों 12 मार्च 1930 को याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से दोस्तों, क्या बोलिएगा, साबरमती आश्रम से दोस्तों ये चलाया गया था, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। और दांडी कब पहुंचा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर दोस्तों यहाँ पर नमक कानून बनाकर इसमें दोस्तों नमक कानून का उल्लंघन किया गया। और दोस्तों इसी के बाद दोस्तों याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया, इसी के उपलक्ष्य में थी। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये जो दोस्तों हुआ था ये कितने दिन का हुआ था, तो याद रखिएगा नमक सत्याग्रह 24 दिन का हुआ था। अच्छा, इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो याद रखिएगा 85 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अच्छा दोस्तों, इस प्रतिनिधि में जो भाग लिया था उसमें एक अंग्रेज भी था, जो कि आपके एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया है। वो अंग्रेज का नाम कौन था, तो याद रखिएगा बेब मिलर नाम था। क्या था दोस्तों, बेब मिलर नाम था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और ये पूछेगा कितना मील, तो याद रखिएगा 243 मील। ठीक है, ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलिए। यहाँ पर 78 आदमी कर लीजिए दोस्तों, ना कि 85 आदमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी। यानी कि कौन सा ऐसा कमीशन था जो कि प्रांत में जो है दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश किया था। ये चीज आपसे पूछा गया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा दोहरी कमीशन। दोहरी कमीशन को बोला जाता है, याद रखिएगा ये कब हुआ था, 1919 के अधिनियम में जो है प्रांत में दोहरी शासन लगाया गया था। प्रांत में दोहरी शासन यानी कि बोल सकते हैं द्वैत शासन, इसको क्या बोला जाता है, द्वैत शासन। 1919 के अधिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्या बोलते हैं। क्या दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उस समय दोस्तों भारतीय सचिव के पद पर मॉन्टेग्यू था और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, चेम्सफोर्ड था, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर द्वैत शासन, द्वैत शासन के जनक अगर बोलिएगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ये मतलब कि द्वैत शासन जो लगाया गया था दोस्तों, द्वैत शासन प्रांत में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम में लगाया गया था। वही दोस्तों एक कमीशन आता है साइमन आयोग। क्या दोस्तों, साइमन कमीशन आता है, अभी तुरंत हमने बताया। साइमन कमीशन दोस्तों आया था, इसी ने दोस्तों याद रखिएगा प्रांतों में दोहरी मतलब शासन जो था उसको समाप्त करने का सिफारिश किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 को लंदन में हुआ था। और ये दोस्तों भारत कब आए थे, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को, जिसमें कि इसका दोस्तों क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों कब हुआ था, 1928 ईस्वी में। इसने दोस्तों याद रखिएगा यह प्रस्ताव किया था अंग्रेज से कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त किया, जो कि ये दोस्तों उस समय नहीं हुआ। और ये कब आया था, क्रिप्स मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। ये दोस्तों कैबिनेट मिशन कब आया था, मार्च 1946 में। इतना चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सोहन सिंह भाखना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। तो सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल जो याद रखेगा गदर पार्टी। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1913 के अमेरिका के सांस फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया था। अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था, 1902 ईस्वी में। युगांतर सभा याद रखेगा, युगांतर दल के नेता थे दोस्तों, याद रखेगा युगांतर मतलब बोल सकते हैं युगांतर एक पत्रिका भी था दोस्तों। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखेगा 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था। यानी कि अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था, कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था। तो अनुशीलन समिति का गठन अभी तुरंत हमने बताया 1902 में था, जिसमें कि भूपेंद्र नाथ दत्त था, बरिंद्र कुमार घोष था और जतीन्द्र नाथ बनर्जी था। ये राजेंद्र लाहिड़ी नहीं था दोस्तों। राजेंद्र लाहिड़ी जो था याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक दोस्तों होता है तो कौन, याद रखिएगा रोशन सिंह लाहिड़ी। क्या दोस्तों, रोशन सिंह। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों किससे था, याद रखिएगा काकोड़ी कांड से था। क्या दोस्तों, काकोड़ी कांड से ये संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए नेटिव मैरिज एक्ट जो है दोस्तों 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। और इसमें जो है याद रखिएगा लड़की का उम्र दिया गया था 12 साल और दोस्तों लड़के का जो उम्र था दोस्तों वो 16 साल दिया गया था। क्या दोस्तों, 16 साल दिया गया था। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। वहीं दोस्तों एक अधिनियम आता है, याद रखिएगा 1891 में। ठीक है, ये दोस्तों क्या आता है, शारदा एक्ट आता है। क्या दोस्तों, शारदा अधिनियम आता है। और इस अधिनियम में क्या बोला गया, याद रखिएगा शारदा अधिनियम में लड़की का उम्र कर दिया 14 वर्ष और लड़के का कर दिया 18 वर्ष। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? यानी कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ये चीज पूछा गया। तो महमूद गजनवी याद रखिएगा दोस्तों, महमूद गजनवी याद रखिएगा प्रथम तुर्की मुसलमान था जो कि भारत पर आक्रमण किए थे। और इसके समय दोस्तों, इसके समय कौन कौन आया था, तो याद रखिएगा ये दोस्तों आया था, पहला कौन याद रखिएगा, अलबरूनी। क्या दोस्तों, अलबरूनी। उसके बाद याद रखिएगा उतबी। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा फिरदौसी। कौन दोस्तों, फिरदौसी। फिरदौसी ने दोस्तों याद रखिएगा शाहनामा का मतलब कि बोल सकते हैं शाहनामा का मतलब कि बोल सकते हैं शाहनामा लेखक पुस्तक की रचना की थी। और उत्पी ने दोस्तों याद, अलबरूनी ने क्या किया था, किताब उल हिंद। क्या बोलिएगा, किताब उल हिंद का रचना किसने किया था, तो याद रखेगा ये अलबरूनी ने किया था। ठीक है। और दोस्तों उत्पी ने क्या था, याद रखेगा किताब उल यामिनी। क्या दोस्तों, किताब उल यामिनी का रचना किसने किया था, तो याद रखेगा ये किया था उत्पी ने। तो यहाँ पर फिरदौसी और उत्पी दोनों है, तो यहाँ पर से बी एवं सी दोनों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी एवं सी दोनों राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? देखिए मौर्य वंश, मौर्य वंश याद रखिएगा दोस्तों, नंद वंश को समाप्त करके कौन बनाया गया था, याद रखिएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। क्या बोलिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों क्या माना जाता है, याद रखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मौर्य वंश को दोस्तों समाप्त किसने किया था, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने। कौन दोस्तों, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र, यहाँ पर थोड़ा सा माफी चाहते हैं, याद रखिएगा पुष्य मित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने याद रखेगा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर देता है। क्या दोस्तों, बृहदत्त का सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने याद रखेगा बृहदत्त की हत्या करके यहाँ पर मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश का स्थापना करता है। किसका दोस्तों, शुंग वंश का स्थापना करता है। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और पुष्यमित्र के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों, तो याद रखेगा पतंजलि। क्या दोस्तों, पतंजलि थे, तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। और पुष्यमित्र ने याद रखेगा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्या दोस्तों, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, तो याद रखेगा वो किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। यहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा श्रीगुप्त थे। कौन थे, श्रीगुप्त थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम। कौन दोस्तों, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि रंगोली जो है ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र का रंगोली मतलब बोल सकते हैं रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख कला है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला शैली का संबंध याद रखेगा आंध्र प्रदेश से। कहाँ का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। एक है दोस्तों चिकन कढ़ाई। क्या दोस्तों, चिकन कारी। चिकन कारी का याद रखेगा ये कहाँ से है, याद रखेगा यूपी लखनऊ से है। कहाँ होगा दोस्तों, यूपी लखनऊ से संबंधित है कला, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बिहार का दोस्तों याद रखेगा मैथिली कला। क्या दोस्तों, मैथिली कला कहाँ से संबंधित है, तो याद रखेगा ये बिहार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? पेट्रोलॉजी मतलब किसका अध्ययन कहलाता है, तो याद रखिएगा पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, सॉरी ये सैलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों, सैलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है। तो यह चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों बीटी कल्चर। क्या बोलिएगा दोस्तों, बीटी कल्चर। बीटी कल्चर ठीक है, बीटी कल्चर किसका अध्ययन कहलाता है, तो याद रखिएगा अंगूर की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा बीटी कल्चर काफी बार एग्जाम में पूछे गए। अच्छा रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा सेरी कल्चर। क्या बोलते हैं, सेरी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना याद रखिएगा इटली में है। और इटली में दोस्तों एक और है कौन, विसुवियत। क्या बोलिएगा, विसुवियत। ठीक है, विसुवियत भी ज्वालामुखी कहाँ पर है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी, यह दोस्तों इटली में ही है। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा भारत में दोस्तों कौन है, तो याद रखिएगा बैरन ज्वालामुखी। कौन दोस्तों, बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों कहाँ पर है, भारत में है। यह चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये हो जाएगा बोल्गा नदी। कौन दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बोल्गा नदी। कौन दोस्तों, बोल्गा नदी हो जाएगा। अच्छा ये दोस्तों कहाँ से निकलता है, तो ये भी आपको पता होगा, तो याद रखिएगा ये बलदाई की पहाड़ी से निकलता है। क्या दोस्तों, बलदाई की पहाड़ी से निकलता है। और यह अपना जल जो है याद रखिएगा कैस्पियन सागर में गिराती है। कहाँ पर दोस्तों, कैस्पियन सागर में यह अपना जल गिराती है। ठीक है, और इसको दोस्तों याद रखिएगा यूरोप का गंगा भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, यूरोप का गंगा भी बोलते हैं। यूरोप
यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? डेन्यूब नदी हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ये अपना जल जो है काला सागर में जाकर गिराती है। कहां पर दोस्तों? काला सागर में ये अपना जाकर जल गिराती है। ठीक है। राइन सबसे प्रदूषित नदी है, तो याद रखिएगा सबसे प्रदूषित नदी विश्व की कौन है? तो वो हो जाएगा राइन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग क्या बोला गया। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? दोस्तों भूटान की राजधानी कहाँ हो जाएगा आपका? थिम्पू हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? थिम्पू हो जाएगा। भारत का पड़ोसी देश भूटान याद रखेगा भारत के कितने साथ सीमा बनाती है, कितना किलोमीटर का? याद रखेगा 1643 लगभग किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है। और दोस्तों सबसे अच्छी अगर बात करिएगा भारत का सबसे पड़ोसी देश जो सबसे लंबा सीमा बनाता है वो दोस्तों 4096 किलोमीटर, ये किसका बनाता है? तो याद रखेगा बांग्लादेश से। क्या दोस्तों? बांग्लादेश से सीमा बनाता है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और सबसे कम दोस्तों 106 किलोमीटर किससे बनाता है? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान से। किससे दोस्तों? अफगानिस्तान से बनाता है। तो ये सभी चीजों को एकदम आपको ध्यान देनी है। ढाका दोस्तों याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी है। क्या दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बीजिंग दोस्तों किसका है? चीन का है। यह सब चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कॉफी बंदरगाह के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी अगर बनी जाएगी तो ये दोस्तों लेटेराइट मिट्टी होगा। क्या दोस्तों? लेटेराइट मिट्टी होगा। ठीक है। अच्छा याद रखिएगा भारत में जो सबसे कॉफी उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है दोस्तों? तो ये सब क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कर्नाटक में होता है। अच्छा कर्नाटक में जो होता है तो ये कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा बाबा बुदन की पहाड़ी पर। क्या दोस्तों? बाबा बुदन की पहाड़ी पर। ये भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा एक चीज आपको ध्यान देनी है कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ब्राजील में होता है। क्या दोस्तों? ब्राजील में। अच्छा ब्राजील में जो कॉफी का बंदरगाह होता है, क्या दोस्तों? बंदरगाह होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा सेंटोस नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? सेंटोस के नाम से जानते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। कॉफी हम लोग किससे उत्पादन करते हैं? तो याद रखिएगा बीज से उत्पादन करते हैं क्या? कॉफी को। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी दोस्तों इसमें याद रखिएगा चाय की खेती का उत्पादन हम लोग करते हैं। ठीक है। काली मिट्टी में क्या करते हैं? इसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं और इसमें इसको कपास का खेती हम लोग करते हैं। तो यह सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक दोस्तों खादर और दूसरा दोस्तों बोलिएगा तो बांगर। ठीक है। खादर में याद रखिएगा इसको हम लोग नई जलोढ़ मृदा कहते हैं और दोस्तों बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो इतना चीज आपको ध्यान देना है मिट्टी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहां पर जीव रहता है उसको हम लोग आवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आवास बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों बायोम है। बायोम दोस्तों मान के चलिए कि कोई भी जीव जो है ठंडी देश में ठंडी ठंडी जगह पर रहता है तो वो दोस्तों ठंडी जगह जो है उसके लिए अनुकूल जलवायु हो गया। क्या दोस्तों? अनुकूल जलवायु हो गया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? बायोम बोलते हैं। बायोम मतलब जो जीव जहां रहता है उसी के जलवायु मतलब कि बोल सकते हैं वहां की वायु जो है जलवायु जो है उसी के अनुकूल है, तो उसको हम लोग बायोम बोलते हैं। निकेत किसको बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा कोई पहाड़ी पर रहता है और कोई दोस्तों पानी पर रहता है। और यह दोस्तों पहाड़ पर से जो पानी गिरता है, ये जो बीच का स्थान हो गया, यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं उसको हम लोग निकेत बोलते हैं। तो यह सब चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर याद रखेगा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ग्रीन मफलर किसको बोलते हैं? तो रोड पर देख रहे होंगे कि बगल में दोस्तों रोड के किनारे जो है छोटा छोटा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो वही दोस्तों ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। ग्रीन मफलर का ये नहीं समझ लीजिएगा कि कान में बांधने वाला। ठीक है। यह चीज ध्यान देनी है। अच्छा ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? यह आपको पूछा जाएगा। ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा यह ठोस में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? ठोस में पाया जाता है। ध्वनि सबसे कम कहां पर होते हैं? तो याद रखेगा निर्वात में। क्या दोस्तों? निर्वात में। ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग है। तो यह भी आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तभी तुरंत हमने बताया कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन ने यह निर्णय लिया दोस्तों कि हम लोग जो है संविधान को संविधान सभा बनाकर देंगे। यह चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे जिसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों काल। एक दोस्तों हो गया स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या दोस्तों? स्टेफर्ड क्रिप्स हो गया। यह चीज ध्यान दीजिएगा। एक हो गया दोस्तों अलेक्जेंडर। क्या बोलिएगा? अलेक्जेंडर। ठीक है। अलेक्जेंडर। ठीक है। और दोस्तों एल का मतलब हो गया पैंथिक लॉरेंस। क्या दोस्तों? पैंथिक लॉरेंस। तो यह सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों भारतीय सचिव के पद पर पैंथिक लॉरेंस थे, इसीलिए दोस्तों इसको कैबिनेट सदस्य का अध्यक्ष भी माना जाता है। यह सब चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? यानी कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की वर्णित किया गया है? यह दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पर से थोड़ी सी बात को समझिए, आज जो है प्रस्तावना का सुपड़ा हम लोग साफ ही कर देते हैं। तो प्रस्तावना क्या दोस्तों आता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना याद रखिएगा, ये सबसे पहले किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा दोस्तों, इसने प्रस्ताव कब पारित किया था? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। इसको कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। कब दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना में याद रखिएगा इसका शब्द कहां से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग। क्या बोलिएगा दोस्तों? हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। प्रस्तावना में याद रखिएगा न्याय कितने प्रकार का है? तो याद रखिएगा न्याय जो है 3 प्रकार के हैं। और न्याय जो 3 प्रकार के, इसमें कौन कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा सामाजिक है, और दोस्तों कौन है आपका? आर्थिक है, और दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो राजनीतिक है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। और यह कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा रूस के संविधान से लिया गया है, रूसी क्रांति से। उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता की बात आती है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, याद रखिएगा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। तो यहाँ पर से लिख देते हैं, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, धर्म हो गया, विश्वास हो गया, और दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? उपासना हो जाएगा। तो यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा 2 प्रकार की समानता ली गई है। क्या दोस्तों? 2 प्रकार की समानता ली गई है। और 2 प्रकार की जो समानता लिया गया है वो कौन तो है दोस्तों? तो याद रखिएगा प्रतिष्ठा और अवसर। क्या बोलिएगा? प्रतिष्ठा एंड अवसर को लिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा संविधान सभा में मतलब कि प्रस्तावनाओं को बोला गया कि इसमें जो संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा केशवानंद भारती केस 1973 में बोला गया कि संविधान में संशोधन हो सकता है। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1974 के तहत दोस्तों इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर दोस्तों 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद इसमें वर्णन किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग यहाँ पर पूछा गया। तो याद रखिएगा संविधान में कितना भाग थे दोस्तों? मूल संविधान में 22 भाग था, लेकिन अभी जो है बढ़कर कितना भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि दोस्तों केंद्रशासित प्रदेश भाग 8 में है। क्या पर है दोस्तों? भाग 8 में। तो यहाँ पर भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या बोला गया दोस्तों? याद रखिएगा नगर पंचायत, सॉरी नगर पंचायत, ठीक है, पंचायती राज के बारे में। 3 में क्या बोला गया दोस्तों? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या बोला गया? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी यानी कि राष्ट्रीय नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, 4 के क में क्या बोला गया दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। 5 में क्या बोला गया दोस्तों? याद रखिएगा संघ का शासन। 6 में क्या बोला गया? राज्यों का संगठन। 7 को निरस्त कर दिया है दोस्तों। 8 में बोला गया केंद्रशासित प्रदेशों का संगठन। 9 में क्या बोला गया दोस्तों? पंचायती राज। 9 के क में क्या बोला गया दोस्तों? नगर निगम। 9 के ख में क्या बोला गया दोस्तों? याद रखिएगा सहकारी समिति। 10 में क्या बोला गया दोस्तों? केंद्र संबंध। 10 में क्या बोला गया दोस्तों? अनुसूचित जाति एवं जनजाति। 11 में क्या बोला गया दोस्तों? केंद्र संबंध। 12 में क्या बोला गया दोस्तों? याद रखिएगा व्यापार वाणिज्य। अनुच्छेद 13 में क्या बोला गया दोस्तों? बजट पर लेकर चर्चा। अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया दोस्तों? अधिकरण यानी कि संघ लोक सेवाओं के अधीन सेवाएं। 14 के क में बोला गया अधिकरण। अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया दोस्तों? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 16 में बोला गया कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध। अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया दोस्तों? राजभाषा। अनुच्छेद 18 में भाग 18 में क्या बोला गया दोस्तों? तो याद रखिएगा इसमें बोला गया दोस्तों आपात उपबंध। भाग 19 में क्या बोला गया दोस्तों? प्रकीर्ण। भाग 20 में क्या बोला गया दोस्तों? संविधान संशोधन। भाग 21 में क्या बोला गया दोस्तों? अस्थायी प्रावधानशील समितियां। ठीक है, अनुच्छेद 22 भाग में क्या 22 भाग के 22 में क्या बोला गया दोस्तों? याद रखिएगा संक्षिप्त नाम, और दोस्तों उसके उपघटन बोले गए थे 22 भाग में। तो यह सब चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बोला गया, तो ये 5 वर्षों का होता है। कहाँ पर दोस्तों? 5 वर्षों में। भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया, 63 में वर्णन किया गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। बोला गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 में बोला गया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, वो अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 में क्या बोला गया दोस्तों? कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस पर कार्य का प्रबंधन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 65 में। ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन होते हैं? तो ये आपको जानकारी रहना चाहिए। एक दोस्तों होते हैं कार्यपालिका। क्या दोस्तों? कार्यपालिका होते हैं। एक दोस्तों होते हैं विधायिका। क्या दोस्तों? विधायिका होते हैं। और एक दोस्तों आपका होता है न्यायपालिका। क्या दोस्तों? न्यायपालिका होते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, और दोस्तों कौन आते हैं? प्रधानमंत्री आते हैं। विधायिका में दोस्तों कौन आते हैं? लोकसभा आते हैं और राज्यसभा आते हैं। और दोस्तों न्यायपालिका में कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की एक दोस्तों रचना है, तो याद रखिएगा इसका रचना कौन है? दास कैपिटल। क्या बोलिएगा दोस्तों? दास कैपिटल कई एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मेटरनिक कौन था दोस्तों? तो मेटरनिक जो है याद रखिएगा ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्या था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। रूस के राजा को जार कहता था। कल भी क्वेश्चन आया था। फ्रांस के सम्राट को राजा को सम्राट कहता था। रूस की क्रांति कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1917 में। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। फ्रांस का जब क्रांति हुआ था उस समय राजा कौन था? तो याद रखिएगा लुई 16वां था। कौन था दोस्तों? लुई 16वां था। और रूस का जब क्रांति हुआ था उस समय दोस्तों राजा कौन था? ये आपको कमेंट करनी है। देखते हैं आप लोग को कितना आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एडम स्मिथ द्वारा निम्नलिखित में से किसे अदृश्य शक्ति इंडिजिबल हैंड के रूप में मान्यता दी गई? ये बाजार कीमत तंत्र को। क्या दोस्तों? बाजार कीमत तंत्र को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आय का वितरण मापा जाता है तो लॉरेंज वक्र से। किसे मापा जाता है दोस्तों? लॉरेंज वक्र से माना जाता है। तो यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया और लॉन्च किया गया? तो डीपी धर ने याद रखेगा पांचवी पंचवर्षीय योजना को, यह योजना को स्टार्ट किया था, तैयार किया था। तो याद रखेगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का डेट की बात करेगा तो यह दोस्तों 1969 से लेकर 74 तक ही चला था, यानी कि एक वर्ष पहले ही इसको समाप्त कर दिया था। यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और इसी में दोस्तों याद रखेगा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, सातवीं प्रतिवर्षीय योजना याद रखेगा 1985 से लेकर 90 तक चला था और इसमें दोस्तों समानता की बात की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना याद रखेगा 1980 से लेकर 85 तक चला था। चौथी पंचवर्षीय योजना आपको पता रहनी चाहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसा कुछ काम नहीं दिया गया था। यह चीज ध्यान देनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य को सशक्त बनाना था, यानी कि पीएम स्वनिधि योजना का जो सशक्त बनाना था ये दोस्तों पथ विक्रेताओं को बोला था कि 10,000 राशि आपको दी जाएगी और दोस्तों बिना इंटरेस्ट का दिया जाएगा। क्या दोस्तों? बिना इंटरेस्ट का, यानी बिना आपको भुगतान दिए। लेकिन याद रखेगा इसको जो है 3 माह में आपको चुकाना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो भैंस का नस्ल भाद्रवादी है, बिल्कुल ठीक है। गाय का सिंधी है दोस्तों। बकरी का जमुनाप्री है। भेड़ का दोस्तों थारपाकर याद रखेगा गाय का ही नस्ल है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है आपको कमेंट करनी है। अच्छी लग रही है, स्पीड है, नहीं है, ये सब भी आपको बताना है ताकि हमको पता चल सके कि आपको कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को सुधार की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो यह दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर बात आता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए भारतीय रिजर्व बैंक के सुफरा को हम लोग साफ करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक याद रखेगा इसका अधिनियम कब आता है दोस्तों? तो याद रखेगा 1934 का अधिनियम आता है। और दोस्तों इसका स्थापना कब किया गया? तो याद रखेगा इसका स्थापना किया गया 1 अप्रैल 1935 को। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखेगा 1 जनवरी 1949 को जो है इनका राष्ट्रीयकरण भी किया गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का याद रखेगा सबसे पहला दोस्तों बोल सकते हैं कि गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल की जब बात करेगा तो वो हो जाएगा दोस्तों कौन? ऑसबोर्न स्मिथ। कौन दोस्तों? ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएगा। वहीं अगर पूछेगा भारत का आरबीआई गवर्नर जनरल, भारतीय बैंक का, रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन जनरल था? तो याद रखेगा सीडू देशमुख। कौन दोस्तों? सीडी देशमुख हो जाएगा। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। और वही दोस्तों अगर रिजर्व बैंक का अभी पूछेगा वर्तमान में गवर्नर कौन जनरल है तो याद रखेगा शक्तिकांत दास। कौन दोस्तों? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। तो याद रखेगा शक्तिकांत दास हो जाएगा। और जो कि दोस्तों 25वें नंबर के गवर्नर है। इतना चीज आपको आरबीआई में याद रखनी है। देखिए यहाँ पर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक याद रखेगा इंपीरियल बैंक 1921 में गठन होता है। उसी इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया। यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा कितना है? संविधान के 148 अनुच्छेद में इसका किया गया है। यह चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। और वित्त मंत्रालय अभी किसके हाथ में है? तो याद रखिएगा निर्मला सीतारमन। क्या बोलिएगा दोस्तों? निर्मला सीतारमन। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा स्वतंत्र भारत में सबसे पहला जो है याद रखिएगा बजट को पेश करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा आर सनमुखम सेट्टी। ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी चलनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला गया। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। रोम याद रखेगा एक संगठन है एफएओ। इसका संगठन कहाँ मुख्यालय है? तो रोम में है। पेरिस दोस्तों याद रखेगा किसका है दोस्तों? यूनेस्को का। क्या दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। जनेवा में दोस्तों किसका है? याद रखेगा डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ये सब का कहाँ मुख्यालय है? जनेवा में है। इतना चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक क्या हो? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। क्या दोस्तों? वोल्ट होता है।
जाता है, जिसको कि बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप प्रवक या पथ होता है। देखिए वस्तु यहाँ पर बोला गया ये प्रक्षेपर होता है दोस्तों। यहाँ से अगर कोई वस्तु हम लोग फेंकते हैं तो ये दोस्तों कैसा होता है, परवलयाकार होता है। क्या दोस्तों, परवलयाकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक। क्या दोस्तों, पैराबोलिक बोलते हैं। इसमें दोस्तों 3 प्रकार के फार्मूला, अभी आपको जो भी एलपी का एग्जाम देंगे इस तरह के फार्मूला पूछे जाते हैं। मान के चलिए कि आपको दोस्तों क्या निकालना है, परास निकालना है। क्या दोस्तों, परास यानी कि दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। क्या होता है दोस्तों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है दूरी निकालने के लिए। यहीं पर दोस्तों आपको हाइट निकालने के लिए भी फार्मूला पूछा जाएगा। हाइट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 जी होता है। क्या होता है दोस्तों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 जी होता है। एक दोस्तों होता है, याद रखिएगा, टाइम निकालने के लिए। टाइम निकालने के लिए फार्मूला होता है 2u साइन थीटा बटे दोस्तों 2g होता है, जी होता है। यह चीज भी एकदम आपको याद रखनी है, इतना फार्मूला आपको इसमें पता रहनी चाहिए। अच्छा, महत्तम दूरी निकालने के लिए दोस्तों कितना डिग्री पर फेंकना चाहिए, 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। और ऊंचाई निकालने के लिए 90 डिग्री पर। ये दोनों भी आपको याद रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, दोस्तों किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, कार्य, कार्य का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन। क्या होता है दोस्तों, बल गुना विस्थापन। तो कार्य तब किया जाएगा जब उस पर विस्थापन होगा, तो वहां पर विस्थापन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वायुदाब के मापन के लिए साधारण इकाई यूनिट है, तो ये हो जाएगा आपका मिलीबार। क्या दोस्तों, मिलीबार। अच्छा, याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है दोस्तों, वो किस पे मापा जाता है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर पे। किसको दोस्तों, बैरोमीटर पे मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर का पारा जब दोस्तों अचानक नीचे गिरता है तो याद रखिएगा क्या होता है, आंधी तूफान होता है। क्या दोस्तों, आंधी तूफान। जब नीचे धीरे धीरे नीचे गिरता है तो दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा धीरे धीरे जब नीचे गिरता है तो याद रखिएगा बारिश होने की संभावना होती है। और दोस्तों जब ये ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे तो याद रखिएगा मौसम साफ होता है। क्या दोस्तों, मौसम साफ होता है। इतना बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित प्रकारों में से ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। कार्बोरेटर मतलब एक कहने का मतलब हुआ कि एक दोस्तों कार्बोरेटर इंजन को ठंडा करना। क्या दोस्तों, कोल्ड करना या ठंडा करना बोल सकते हैं। उसमें दोस्तों पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है। किसमें होता है दोस्तों, पेट्रोल इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान बनी रहती है। क्या दोस्तों, मान के चलिए कि एक समूह हो गया ये दोस्तों। समूह में दोस्तों क्या होता है कि याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, 8 और 1 होता है। तो एक दोस्तों इसका जो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन संख्या होगा, इसके ग्रुप में जितना भी होगा तो उसका दोस्तों एक ही होगा। तो ये चीज बोला गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जेम्स चेडविक दोस्तों ने किस उप परमाणु विय कण की खोज किया था। चेडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किया। क्या दोस्तों, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का किसने किया दोस्तों, तो याद रखिएगा जे जे थॉमसन ने। क्या दोस्तों, जे जे थॉमसन ने किसका किया, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का किसने किया, तो याद रखिएगा रदरफोर्ड भी आपको याद रखना है। और दोस्तों गोल्डस्टीन भी याद रखना है। जो आपको ऑप्शन में दिखे वो आपको टिक कर देनी है। ठीक है, तो ये रखिएगा, ये तीनों चीज आपको पूछा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन याद रखिएगा, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन तो ये एक प्रकार का दोस्तों तंत्रिका तंत्र हो गया, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र होता है Ca3 फास्फोट PO4 और दोस्तों इसका होल ट्वाइस। तो ये हो जाएगा, देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोला गया। निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। वंडर एलिमेंट के नाम से हम लोग दोस्तों किसको जानते हैं, तो टाइटेनियम को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। सोना को हम लोग क्या दोस्तों याद रखेगा, आघात वर्धनीय। क्या दोस्तों, आघात तन्यता के नाम से जानते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा तन्यता अगर पूछेगा तो वो किसमें होता है, तो सोना में होता है। तो याद रखिएगा लिथियम दोस्तों सबसे हल्की धातु हो जाएगा। सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु यहाँ पर क्या होगा, याद रखेगा सबसे भारी धातु अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा दोस्तों ओस्मियम। क्या दोस्तों, ओस्मियम हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए पारा दोस्तों याद रखिएगा, कैमरे के ताप पर धातु कौन होता है, पारा। और मतलब धातु पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक हो गया दोस्तों, टमाटर हो गया, ये सब में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ये सब दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दोस्तों दूध से जितने भी बनने वाले पदार्थ हैं उसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेट्रिक अम्ल याद रखेगा खट्टे
खट्टे फल में पाया जाता है दोस्तों, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस सब में दोस्तों सेट्रिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल याद रखिएगा लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। क्या दोस्तों? लाल चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में कौन पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किसमें शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है? शर्करा की मात्रा सबसे कम दोस्तों किसमें होगा? आलू में होगा। क्या दोस्तों? आलू के शर्करा को याद रखेगा हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। क्या दोस्तों? स्टार्च बोलते हैं। यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि गलकंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का एक बीमारी है? तो गलकंड दोस्तों कहां पर पाया जाएगा? गला में। तो गला में दोस्तों कौन ग्रंथि पाया जाता है? दो ग्रंथि पाए जाते हैं, एक दोस्तों थायराइड, एक पैराथायराइड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और थायराइड ग्रंथि से दोस्तों एक हार्मोन निकलता है जिसको कि हम लोग याद रख क्या बोलेंगे? टीएसएच हार्मोन बोलेंगे, टीएसएच हार्मोन बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये चीज भी एकदम ध्यान दीजिएगा। थायराइड ग्रंथि को याद रखिएगा मानव शरीर की अंतः सबसे बड़ी ग्रंथि कौन बोला जाता है? अंतः सबसे बड़ी ग्रंथि कौन बोला जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये आपको बोला जाता है थायराइड ग्रंथि। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथ। क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथि। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों पीयूष ग्रंथि दिख रहा होगा, पीयूष ग्रंथि याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि से याद रखिएगा ये जो है 8 ग्रंथि पर नियंत्रण करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाए जाते हैं? मस्तिष्क में पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? मस्तिष्क में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और पीयूष ग्रंथि जो है 8 ग्रंथि पर नियंत्रण करता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जिसको याद रखिएगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को याद रखिएगा मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यानी कि मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अग्नाशय की याद रखिएगा एक दोस्तों अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। तो ये जो बीटा सेल होता है दोस्तों, इससे दोस्तों याद रखिएगा मधुमेह इंसुलिन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों याद रखिएगा ये जो दोस्तों आपका किडनी होता है, किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होता है। और इससे दोस्तों क्या निकलता है? याद रखिएगा एड्रीनल हार्मोन निकलता है। क्या दोस्तों? एड्रीनल हार्मोन निकलता है। एड्रीनल हार्मोन को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? लड़ो उरो हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित संक्षेपों के रूप में कौन सा समान रूप से अवांछित जंक ईमेल? जंक ईमेल दोस्तों आप लोग ऑप्शन मोबाइल में देखते होंगे, स्पैम नाम से आता होगा, उसको हम लोग जंक ईमेल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया था? तो यूनिक्स। क्या दोस्तों लिखा गया था? यूनिक्स लिखा गया था। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 मई को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से? तो सिमोन बाइल्स का संबंध याद रखिएगा जिम्नास्टिक्स से। किससे दोस्तों? जिम्नास्टिक्स से है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? यानी कि शाही दस्तावेज कौन नहीं था? तो याद रखिएगा खतुबा। खतुबा दोस्तों नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जिस तरह से दोस्तों आरपीएफ एसआई में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जितने भी सब्जेक्ट से, वो सभी क्वेश्चन हमने आपको करवाया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपको बताना है कि आपका इसमें कितना नंबर आ पाया है। और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगेन प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।